तो निकाय चुनाव की सरगर्मियां प्रदेश में गर्म हैं और ऐसे में अब विरोध प्रत्यारोध का जो दौर है वो भी शुरू हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो नामांकन है कई सारों के रद्द कर दिए गए हैं। कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस आरोप एक बार फिर लगा रही है कि सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, वहीं बीजेपी अपने जस्टिफिकेशंस दे रही है। कौन सही है कौन गलत है, इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन पहले आपसे करा देते हैं। प्रभा बंदूनी जी भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, संदीप चमोली जी कांग्रेस प्रवक्ता है, शांति प्रसाद भट्ट जी यूकेडी उपाध्यक्ष हैं और विजेंद्र रावत जी राजनीतिक विश्लेषक फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। विजेंद्र रावत जी, जब से चुनाव की घोषणा हुई है तब से लेकर अब तक जो सियासी माहौल चल रहा है निकाय चुनाव को लेकर, किस तरीके से आप देख रहे हैं, आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखो, सियासी माहौल तो जैसा चलता था वैसे चल रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जिनको टिकट नहीं मिलता है उनके आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं ये पॉलिटिक्स में। निश्चित इसमें जो स्थानीय निकायों के इन चुनाव में निश्चित पैसे, धन, बल, तिकड़मबाजी, इसके ये सब चलते हैं और आरोप प्रत्यारोप भी लगाते हैं। जिसको टिकट नहीं मिलता वो आरोप भी लगाएगा, प्रत्यारोप। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो प्रत्याशी जिनके नामांकन रद्द हुए हैं, ये तो सीधे एक बाकायदा एक्ट है किन किन चीजों के किस नाम से किस परिस्थिति में आपके नामांकन रद्द हो सकते हैं। अगर आप उन क्राइटेरियाज में आते हैं तो आपका नामांकन रद्द हो सकता है, उसका तो बाकायदा लॉज है। तो मुझे लगता है कि कई बार जो है लोगों को पता ही नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ बड़कोट में मैं हूँ, यहाँ के नगर पालिका में एक का नामांकन रद्द हुआ जो बड़ा पावरफुल कैंडिडेट था और उसके अवैध कब्जे का मामला था। और जब उन्होंने कागज पेश किए तो निकला। अब उसमें ये कहना है कि इसमें पार्टी का वो था, सत्तारूढ़ दल का प्रभाव था, तो मुझे लगता है कि ये जायज हो सकता है। लेकिन उससे बाकायदा एक्ट बने हुए हैं कि किन किन आधार पर आपका नामांकन रद्द हो सकता है जी। अगर वो चीजें हैं तो बाकायदा उनके सामने रखा जा सकता है। कई बार जनरल बोला जाता है कि सत्तारूढ़ दल का होता होगा, लेकिन जनरल इसमें तो एक्ट है बाकायदा। और मुझे लगता है कि उसको देख के अगर स्पेसिफिक कोई ऐसा केस है कि जिसमें प्रेशर से रद्द हुआ हो तो उसके लिए फिर जुडिशरी है, आपके न्यायालय है। लेकिन मुझे लगता है कि कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि किस किस आधार पर नामांकन रद्द हो सकते हैं, भर देते हैं और जब बाद में रद्द होते हैं तो एक पॉलिटिकल मैंडेट का एक पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाता है। अच्छा, शांति प्रसाद भट्ट जी, मैं आऊंगी सर आपके पास। शांति प्रसाद भट्ट जी, यूकेडी की परिस्थिति अभी क्या है? क्योंकि बीजेपी कांग्रेस में तो बहुत बगावत भी चल रही है और बहुत आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या आप लोगों की तरफ से किसी का नामांकन रद्द हुआ है? देखिए, अभी तक तो कोई ऐसी जानकारी नहीं है। बात यह है कि अगर भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशियों के नामांकन रद्द हुए हैं तो एक संदेश बड़ा स्पष्ट है कि गलत तरीके से सरकारी संपदाओं में जिन्होंने कब्जे किए वही इन राष्ट्रीय पार्टियों के जो है सदस्य बने हुए हैं। ये प्रूफ होता है। भाजपा के भी कल पता चल जाएंगे कौन कौन नाम रद्द हुए और कांग्रेस के भी पता चल जाएंगे जी। सवाल इस बात का है, यही मापदंड क्या विधायकों पे नहीं होना चाहिए? मैं आपके सामने एक उदाहरण देता हूँ। पंतनगर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर शुक्ला पूर्व विधायक द्वारा नगला को एक नगर पालिका बना दिया गया। न सिर्फ नगर पालिका बना दिया गया, वहाँ पर डीएम की रिपोर्ट पर यह स्पष्ट लिखा है कि पीडब्ल्यूडी की ज़मीन और पंतनगर यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर अवैध कब्जा किया गया है। यदि इसमें शासन सरकार चाहे तो पुलिस फोर्स इसको हटाएगी। सख्त टिप्पणी के साथ डीएम की रिपोर्ट लगी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को पता था, मगर वो कब्जा धारकों ने, देख लो, विधायक भी वही, सब लूट रहे हैं उत्तराखंड की संपदाओं को। जो विधायक 2 रुपए की औकात नहीं रखता था वो 200, 400, 500 करोड़ का मालिक है। जब आप पार्षद पर ये प्रतिबंध लगा सकते हो, निकायों पे लगा सकते हो, तो विधायकों पे भी लगना चाहिए कि 5 साल में जो इस विधायक की अकूत संपत्ति होगी वो जो है बेदखल होगा, कभी जीवन में चुनाव नहीं लड़ेगा, आ जाएगी सुचिता। दुख की बात यह है, दिव्या, इस बात को समझो, अभी इस समय पर निकाय चुनाव है। मैं पिछले 1 हफ्ते से देख रहा हूं निकाय के चुनाव के जो मुद्दे हैं वो गौण हो गए। अब मुद्दे क्या चल रहे हैं? पेड़ अखबारों को पैसा देकर अब घुमाया जा रहा है, कांग्रेस का प्रत्याशी पीछे, भाजपा का आगे, माहौल हिंदू का, माहौल मुस्लिम का अभी शुरू कर दिया।
कल के अखबार में बयान था धामी जी का कि हम जो लैंड जिहाद पर कार्रवाई करेंगे। अरे भाई, तुमने गामा को क्यों हटाया ये बताइए, मुद्दा ये है। गामा भ्रष्टाचारी था। आपको ये बताना चाहिए कि इस समय पर मुद्दे अखबारों से जो गायब हो रहे हैं, ये चिंता का विषय है कि स्मार्ट सिटी के अंदर जो घोटाला हुआ इस पर कोई अखबार छापने को तैयार नहीं है, तभी तो भाजपा गिरेगी। और क्या कारण है? दिव्या, 9 नवंबर 2000 को ये राज्य बना और राज्य बनने के बाद डीएवी और डीबीएस के बाद कोई डिग्री कॉलेज उत्तराखंड में, देहरादून अस्थायी राजधानी में नहीं बना। 50-50 हजार बच्चे डीएवी में पढ़ रहे हैं। गरीब के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है और डिग्री कॉलेज प्राइवेट धड़ाधड़ खुले जा रहे हैं, वहां पर 2-2 लाख रुपए में बीए हो रही है। शर्म आती है हमको। लोकतंत्र में इस राज्य के अंदर शिक्षा महंगी भाजपा ने कर दी। भाजपा ये बताने को तैयार नहीं, अखबार क्यों मर गए, अखबारों में क्यों नहीं छप रहा है कि घर में हर घर नल हर घर जल के तहत आपने नल का तो लगा दिया मगर पानी है नहीं, 15-15 हजार के बिल आ रहे हैं। क्या ये बिजली पानी महंगी कर कर आप उत्तराखंड की जनता का खून चूसोगे? जब आप यहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं दे पा रहे हैं, मैक्स में लूट मची है, सीएमआई में लूट मची है, हर प्राइवेट हॉस्पिटलों में लूट मची है और आप यहां ढोंग मार रहे हो कि हमने 5 लाख रुपए का जो आपका जो है इंश्योरेंस किया हुआ है। कहने का मतलब है दिव्या, लोकतंत्र में पूंजीवाद इस कदर हावी हो चुका है कि अखबारों को मैनेज कर बड़ी बड़ी पार्टियां ध्रुवीकरण करके जिस तरीके से चुनाव को प्रभावित कर उत्तराखंड की संपदाओं को लूट रहे हैं, यह उसी का कारण है कि चोर उचक्के टुच्चे लुच्चे किसी ना किसी कारण भाजपा या राष्ट्रीय पार्टियों से जुड़कर टिकट पा रहे हैं और उसके बाद उत्तराखंडियत को खत्म कर रहे हैं। यही कारण है कि लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली दोनों राष्ट्रीय पार्टियां खुलेआम बदनाम हो रही हैं। क्या आप जब इतने बड़ी पढ़े लिखे पार्टी है भाजपा, तो क्या ये स्कूटनी खुद नहीं कर सकते थे? अगर इनके प्रत्याशियों के नामांकन रद्द हुए, ये मानकों के अनुरूप सही नहीं हुए, तो फिर ये कैसे प्रत्याशी बन गए? कहने का मतलब है चोर चोर मोसेरे भाई, उत्तराखंडियों की आफत आई। यही स्थिति है। मैं पूछना चाहता हूं दिव्या, मैं बात खत्म कर रहा हूं। जब उत्तराखंड के अंदर अन्य पिछड़ी जाति का व्यक्ति किसी राज्य का उत्तराखंड में सरकारी नौकरी नहीं पा सकता, तो मैं पूछना चाहता हूं, तो अन्य प्रांतों के लोग यहाँ पासवान, जाटव, ये गडरिया पडरिया, ये कौन आ गए यहाँ उत्तराखंड में चुनाव लड़ने? क्या इन पर रोक नहीं लगनी चाहिए? ये दो मानक जो हैं, इससे स्पष्ट है। वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से निगमों में आरक्षण किया, ये एक संकेत है कि या तो जनता समझ जाए, वरना 27 के बाद आपको मुख्यमंत्री भी ऐसा मिलेगा, उसके बाद उत्तराखंडियत तो छोड़िए, जमीन बचानी भारी पड़ जाएगी। ये संदेश भी इस निकाय चुनाव से जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। जो आंख बंद करके भाजपा को वोट दे रहे हैं, उन्हीं के बच्चों का, उन्हीं के राज्यों को सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया। संदीप चमोली जी, यहाँ पर जो शुरुआती वक्तव्य में विजेंद्र रावत जी ने कहा कि एक्ट होने के बाद भी, सब कुछ क्लियर होने के बाद भी, अगर आप लोग सही तरीके से नामांकन पर्चा नहीं भरते और एंड में वो रद्द हो जाता है, तो गलती आप लोगों की भी है। क्या आप लोग कभी क्लियर नहीं करते अपने कैंडिडेट्स को चूज करते वक्त कि ये रूल्स है, इसका पालन कीजिए वरना आगे प्रॉब्लम होगी? दिव्यदर्शनी, सबसे पहले तो जो हमारी छोटी सरकार बनने का जो लोकतंत्र का पर्व है, इस पर्व की मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। प्रदेश की जनता को ये कहना चाहता हूं कि ये अवसर है, जिस अवसर में वो लोग अपने मत का प्रयोग कर कर जिन चीज़ों से, क्योंकि ये एक ऐसी व्यवस्था है जो प्रत्येक व्यक्ति को सीधे सीधे प्रभावित करती है, उन व्यवस्थाओं को बदलने का समय उनके पास है। दूसरी बात दिव्यदर्शनी, आप देख रहे होंगे क्यों कांग्रेस के ही समर्पित जो प्रत्याशी हैं, हमारे सिंबल पे जो चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों उन लोगों के ही नॉमिनेशन कैंसिल हो रहे हैं और क्यों उन लोगों को साजिशन के तहत सताने का काम किया जा रहा है? इसका जीता जागता प्रमाण वर्तमान समय में आपके चैनल पे स्वयं जो ये वीडियो चल रहा है, इस वीडियो में जिस प्रकार हमने देखा कि हमारे जो चंदर रोड से जो हमारे प्रत्याशी थे रॉबिन त्यागी, उनको किस प्रकार 4 दिन तक लगातार निगम ये चक्कर कटाता रहा कि उनको जो एनओसी के नाम पर चक्कर कटाता रहा, और जब उन्होंने अपना आवेदन जमा कर दिया तो उनकी जो एनओसी उनको मिली थी उसको रद्द करने का काम जो स्थानीय विधायक थे उमेश शर्मा काव, आप सब ने, पूरी मीडिया ने, पूरे साथियों ने उनको देखा वहां से किस प्रकार वो मुंह छुपाकर
वहां से भागे, मीडिया के लोगों के सवालों से भी वो बचते रहे। हम सब ने देखा किस प्रकार वो लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रहे थे। दिव्यदर्शनी, हार जीत सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन राज्य में लोकतंत्र बना रहे, लोकतंत्र पे लोगों का विश्वास बना रहे, इसलिए चुनाव कराए जाते हैं। जब से देश आजाद हुआ है, एक मत एक ऐसा हथियार है या ऐसा अधिकार एक आम आदमी का अधिकार है, जिस अधिकार के तहत वो आम आदमी अपनी सत्ता में वो क्या चाहता है, किस व्यक्ति को पसंद करता है, किसकी सरकार लाना चाहता है, वो मत देकर ये तय करता है। लेकिन किस प्रकार साजिशन लोकतंत्र की हत्या करने का काम जो इस राज्य में किया जा रहा है दिव्यदर्शनी, ये आने वाले समय में लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा घातक हथियार साबित होने वाला है। हम देख रहे हैं किस प्रकार साजिशन, हम जब भी देख रहे हैं लगातार कि पर्चा रद्द होने से भाजपा का प्रत्याशी निर्विरोध जिंदा हुआ, पर्चा रद्द होने से भाजपा का प्रत्याशी यहाँ जीता, पर्चा रद्द होने से भाजपा प्रत्याशी वहाँ जीता। दिव्यदर्शनी, कहीं ना कहीं कोई ऐसी साजिश इस वर्तमान समय में उत्तराखंड में तत्कालीन सरकार द्वारा की जा रही है, जिस साजिश के तहत लोकतंत्र का गला घोटने का काम जो वर्तमान सरकार कर रही है। ठीक है प्रभा जी, यहाँ पर एक बार फिर साजिश का आरोप आप लोगों पर लग रहा है। क्या सिर्फ कांग्रेस ने ही गलत पर्चे भरवाए हैं? क्या बीजेपी बिल्कुल निष्पक्षता से यहाँ पर नामांकन करवा रही थी? क्या आपके सारे कैंडिडेट्स पढ़े लिखे हैं कि उनको पता है रूल्स क्या है, एक्ट क्या है, जिनका जिक्र विजेंद्र रावत जी ने करा? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर सवाल उठना लाजमी है कि आप लोगों के वहां से इतनी संख्या क्यों नहीं है? देखिए दिव्या जी, सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि जो अभी रावत जी ने कहा है कि ये जब हम पर्चा अपना भरते हैं तो वो एक्ट के तहत ही भरा जाता है। उसके लिए वहाँ पे हमारे चुनाव आयोग ने पहले ही एनओसी कोई एक दिन में जारी नहीं होती है, ये तो 1 महीने पहले बता दी जाती है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी अपना आवेदन भरना चाहते हैं, उनको बता दिया जाता है कि आप ये तैयारी कर लें। कोई ये एक दिन का काम नहीं होता है। तो जिसकी भी इच्छा होती है, लोकतंत्र की प्रक्रिया है कि अगर आपको चुनाव लड़ना है, आपको जो भी एनओसी लेनी है, उन सब की आप तैयारी कर लें। लेकिन कई बार क्या होता है कि विपक्ष में कई ऐसे नेता भी हैं जिनको लगता है कि हम नेता हैं तो हमारे को कौन पूछेगा। वो इसी, मैं तो ये कहूंगी कि उन खाम जो मतलब आप फॉर्मेलिटीज पूरी करना तक नहीं चाहते, जो इनकी खामियां आई हैं आज, आप ये सोचते हैं ऑलरेडी नेता है, हमें कौन पूछेगा, हमने भर दिया, 1-2 एनओसी लगा दी। लेकिन ऐसा नहीं है। उनको ये याद रखना चाहिए कि सरकार में जो तंत्र है, जो निष्पक्ष रूप से वहां पे काम करते हैं, प्रशासनिक अधिकारी वहां पर बैठे हैं जो सबके लिए इक्वली काम करते हैं। तो अगर आप ये सोच के पर्चा भर देंगे कि हम तो नेता हैं और हमें कौन पूछने वाला है, तो ऐसा नहीं होगा। और दूसरा दिव्यदर्शनी जी, मैं आपको बता दूं कि जब हम पर्चा अपना दाखिल करते हैं, उसके बाद भी स्क्रूटनी का टाइम होता है। अगर वहां, क्योंकि जब हम पर्चा देंगे तो जब अधिकारी के पास वो जाएगा, वो भी उनको चेक करते हैं कि भाई इसमें कहाँ खामियां हैं। तो जब उसमें खामियां होती है तो बुलाया जाता है, बकायदा उनको बताया जाता है कि आप ये एनओसी लेकर आइए, ये ठीक नहीं है आपने भरा हुआ। तो उस समय में मैं उनसे जवाब ये मांगना चाहूंगी, तब वो नेता क्या कर रहे होते हैं, वो आवेदक क्या कर रहे होते हैं उस वक्त में। और जब उनके पास कोई इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी उनमें है। वो लेकिन जो एग्जाम्पल संदीप चमोली जी ने दिया, उसको लेकर क्या कहेंगे कि निगम के चक्कर कटवाए, एनओसी दी गई, फिर उसे रद्द कर दिया? देखिए दिव्या जी, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर उनको कहा गया है कि आप ये एनओसी लेकर आइए और उन्होंने एनओसी दी है, तो उसके बाद वो कहते हैं ना कि जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो एक भ्रम फैलाना, एक कुतर्क करना और ऐसी स्थिति पैदा कर देना कि अपने आप को ये दिखाना, एक दयनीय स्थिति में लेकर आ जाना अपने आप को कि देखिए हमारे साथ कितना बड़ा ये अन्याय हो रहा है, हम तो बिल्कुल काबिल थे, इन लोगों ने ही कर। क्या ये एक वहां पे प्रशासनिक अधिकारी बड़े बड़े बैठे होते हैं, वो क्यों निरस्त करेंगे किसी का पर्चा? और अगर आज भाजपा पर जनता को विश्वास है, जहां जहां से हमारे निर्दलीय प्रत्याशी जो मैं कहूंगी कि जीत कर आ गए हैं तो पहले ही, तो उसमें आप ये कह रहे हैं कि फिर आरोप लगा रहे हैं कि नहीं भाजपा ने इनको कहा है कि आप हमें वोट कर दीजिए, हम चुनाव नहीं। ऐसा नहीं है। जनता को विश्वास है तो अब इनको ये समझ जाना चाहिए कि आने वाला जो नगर निगम चुनाव है कितना ये कठिन होने वाला है। तो अगर ये तैयारी नहीं करेंगे और इसी सपने में रहेंगे कि नहीं सत्ता पक्ष है और हम हर चुनाव, आप देख लीजिए हम कितनी तैयारी के साथ लड़ रहे हैं। तैयारी तो है, लेकिन मुश्किल आपकी भी कम नहीं है, क्योंकि आपके वहां से भी बहुत बगावत हुई थी। हालांकि आप लोगों ने उससे संभाल जरूर लिया है, लेकिन अभी भी कई जगह बगावती सुर उठ रहे हैं। और आप ही के विधायक हैं, सिटिंग विधायक हैं अरविंद, जो कहते हैं कि यहाँ पर गलत व्यक्ति को टिकट दिया गया है। तो या तो आप लोग गलत है जो टिकट दे रहे हैं, और या फिर वो विधायक गलत है जो आरोप लगा रहे हैं। तो उसकी स्क्रूटिनी नहीं होनी चाहिए। देखिए दिव्या जी, जो ये बातें थी नामांकन वाली, आज भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बोल दिया है कि जो भी पार्टी लाइन से अलग चलेगा, हमारी पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है, अनुशासन से चलने वाली पार्टी है।
जो हम चाहते हैं प्रदेश का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो, लेकिन अगर कोई यहाँ पे व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए केवल इसलिए काम करेगा, कोई भी हमारा जनप्रतिनिधि की जब चुनाव आएंगे तो हमें टिकट मिलेगा, और अगर उसको टिकट नहीं मिलता है फिर वो निर्दलीय लड़ता है, तो अगर उसको पार्टी में रहना है तो उसको हमारे पार्टी उम्मीदवार को समर्थन करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास प्रत्याशी नहीं है, या आज हम कहें कि हमारे पार्टी की विचारधारा से जुड़ने वाले लोग नहीं है, तो उसका उन्होंने क्लियर शब्दों में आज कह दिया है कि उसका निष्कासन तय है। क्योंकि तो हम सबके वर्जन सुन रहे हैं, जो एक दिन पहले जो है पार्टी से अपना इस्तीफा देते हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, जो फिर पार्टी के साथ हैं और फिर पार्टी के गुणगान गाते हैं, जो पार्टी के अगेंस्ट बोल रहे थे। तो हम ये समझ सकते हैं कि उनकी क्या मजबूरियां रही होंगी या किस तरीके से वो लोग काम कर रहे होंगे। आप लोगों को भी समझने की जरूरत है, जो एक दिन पहले आपकी पार्टी के अगेंस्ट है और एक दिन बाद आपके साथ हो जाता है, तो कितने आप लोगों के साथ होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन संदीप चमोली जी, पहले आप लोग की मांग थी ईवीएम से चुनाव मत कराओ, बैलेट से चुनाव कराओ। अब बैलेट से चुनाव हो रहे हैं, अब जो यहाँ पर नामांकन प्रक्रिया हुई है उसे रद्द करने की कोशिश हो रही है, तब भी आप आरोप लगा रहे हैं। दिव्यदर्शनी, मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ कि मैं इतने विश्वास के साथ अगर किसी बात को कह रहा हूँ तो उसका साक्षी मैं स्वयं रहा हूँ। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि वर्तमान समय में भाजपा अपने कृत्यों से इतना घबरा चुकी है कि तत्कालीन सरकार चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती है। इसका जीता जाता प्रमाण है कि राज्य में प्रत्येक चुनाव लगभग 1 वर्ष लेट हो रहे हैं दिव्यदर्शनी, चाहे वो निकाय के चुनाव हो और चाहे वो चुनाव आने वाले समय में ग्राम पंचायतों के, हमारी जिला पंचायतों के चुनाव हो। दिव्यदर्शनी, हमें समझना पड़ेगा वर्तमान समय में अगर देहरादून नगर निगम की हम बात करते हैं तो इन्होंने अपने प्रत्याशी को सिर्फ इसलिए टिकट नहीं दिया, जो जीते हुए प्रत्याशी थे निवर्तमान विधायक सुनील गामा, कि उन पर आरोप क्या था, करप्शन का आरोप था, जिसके आरोप में घिरे रहे। और आरोप हम सब आपने देखे, कहीं ना कहीं भाजपा तभी जवान से भाजपा के लोग भी कह रहे हैं कि उन पे आरोप थे इसलिए उनका टिकट कटा है, वरना कोई ज्यादा मतलब नहीं था। आपने उसी बॉडी लैंग्वेज के व्यक्ति को टिकट दिया, उसी पार्टी के व्यक्ति को टिकट दिया, कुछ नया नहीं किया, लेकिन उनका टिकट इसलिए काटा गया कि वो करप्शन के जो इतना बड़ा जाल उनके द्वारा फैलाया गया था, उस जाल में स्वयं फंस गए थे। दिव्यदर्शनी, अगर आप इस नगर निगम की बात करते हैं, आप 100 वार्डों की बात करते हैं, तो आप वर्तमान समय में इस प्रदेश की स्थिति देख सकते हैं कि देहरादून मात्र नाम का स्मार्ट रह गया है। कोई ऐसी सड़क नहीं है। आप अपने चैनल से बाहर भी निकलेंगी, सामने आपके चैनल के ठीक सामने रास्ता है दीपनगर को जाता है, ये भी खुदा हुआ है। अभी जाके नीचे जब उतरेंगे, मैं प्रवक्ता साथी से कहना चाहता हूँ जरूर देखें। आप रिश्ना पुल जाए, खुदा हुआ है, यूनिवर्सिटी जाए, खुदा हुआ है, आप IGBT जाइए, खुदा हुआ है, आप मियाँ वाला जाइए, खुदा है, आप तुन वाला जाइए, खुदा हुआ है, आप साला वाला जाइए, खुदा हुआ है, आप चकतुन वाला जाइए, खुदा हुआ। कोई भी ऐसी जगह वर्तमान समय में इस नगर निगम क्षेत्र में नहीं है जो खुदी भी नहीं है। तो इसका जीता जागता प्रमाण ये है कि भाजपा इस देहरादून जनपद के लिए कितनी संजीदा है। लेकिन भाजपा इसे एट फॉल्ट नहीं है ना सर। आपके खुद अभी हमने देखा प्रदेश उपाध्यक्ष हरीश रावत को ये नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं कि आप दूसरों के लिए तो ट्वीट करते हैं, हमारे लिए भी कर दीजिए, हमारी समस्या भी उठा लीजिए। कि आप ही की पार्टी में आप ही के बड़े नेताओं से नाराज है, तो आपके लिए माइनस पॉइंट नहीं है। कहीं ना कहीं आप जिनकी बात करें हमारी पार्टी के वरिष्ठतम उपाध्यक्ष हैं, कहीं ना कहीं कोई कार्यकर्ता जब उसका टिकट करता है तो उन बातों से अचेत होता है। अचेत होके वो कुछ ऐसे शब्द जरूर कहता है जिससे कि वो भारी मन से उनके द्वारा कहा गया कि मेरी सुध भी ली जाए। और कहीं ना कहीं पार्टी ने उस पर विचार किया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्वयं उनके घर गए, उनके निज आवास जाके उनको समझाया, और आज वो पार्टी का कार्य जो है प्रदेश मुख्यालय में देखने का काम कर रहे थे। दिव्यदर्शनी, समझना पड़ेगा इस देहरादून की जनता को, इस देहरादून की जनता को समझना पड़ेगा कि किस मुद्दे पे भाजपा वोट मांगेगी। 10 वर्ष से सत्ता में तो निगम में भाजपा है ना, सर्वाधिक पार्षद भी भाजपा के थे और मेयर भी भाजपा का था। लेकिन आप अगर वर्तमान स्थिति इस नगर निगम देहरादून नगर निगम की अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे लक्ष्मण सिंह से लेके डाट काली तक और मालसी से लेके आप आखिरी जो इसका छोर जो पड़ता है सहजारा तक, इतनी स्थिति वर्तमान समय में नगर निगम देहरादून की खराब है। पर ऐसा नहीं है, चाहे सैनिटाइजर घोटाला हो, चाहे कर्मचारी घोटाला हो, चाहे सफाई कर्मचारी घोटाला हो, सब घोटालों को हमने इस पूरे नगर निगम में घूमते हुए देखा है। कहीं ना कहीं वर्तमान समय में ये चुनाव जो है साथ साथ नगर निगम के विकास का चुनाव तो है, लेकिन प्रदेश की जनता को, देहरादून की जनता को यह भी साबित करना पड़ेगा कि वो दोबारा से किसी ऐसे व्यक्ति को सत्ता में ना बिठाएं जो मात्र अपना घर भरने का काम किया।
स्वच्छ छवि के व्यक्ति को कांग्रेस द्वारा टिकट दिया गया है और निश्चितता ही देहरादून की जनता इस बार कांग्रेस पर विश्वास जताने का काम करेगी। ठीक है, विजेंद्र रावत जी आपके पास आना चाहेंगे। एक जनप्रतिनिधि वो होता है जिसे जनता चुनती है, जो आगे आने वाले समय पर जनता को जागरूक करे, उनके काम करे। अगर जनप्रतिनिधि ही जागरूक नहीं होंगे, जो आपने कहा कि ऐसे ही पर्चे भर दिए जाते हैं, बाद में स्क्रूटिनी होती है, रद्द हो जाते हैं, तो क्या कहें कि ये चुनाव को लाइटली लिया जाता है, चुनाव सीरियसली नहीं लड़ा जाता कि हमें तो बस चुनाव जीतने से मतलब है, जनता वोट दे देगी, चाहे रूल्स रेगुलेशंस कुछ भी कहते हो? देखिए, जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, इसने पुराने जिस तरह कांग्रेस चलाती थी कि बाय हो बाय को कैसे हम सीटें लें, ये दांव अब बीजेपी खेल रही है। आप देखेंगे कि जो कांग्रेस से आए थे, बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, उनके जो कैडर वाले जो 40-40 साल तक बेचारे हैं, उनको दरकिनार करके जो कांग्रेस से आए हैं उनको टिकट दे रहे हैं। तो अंदर जो कैडर बेस्ड पार्टी है, उसमें अंदर तो कहीं ना कहीं वो है। आप कई नगर पालिकाओं में जो 1 साल पहले आए थे उनको टिकट दे दिया गया है और वो एकदम कैडर वाले हो गए हैं। अचानक जो कांग्रेस से आए थे कैडर वाले हो गए। तो मुझे लगता है कुल मिला के जो है अभी सत्ता को कैसे काबू में किया जाए वो है। दुर्भाग्य ये है कि दोनों जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, दोनों वो क्षेत्रीय जो हमारे छोटे राज्य के लिए जो बुनियादी मुद्दे थे उनसे भटक गए हैं, सिर्फ ये सीटों के चक्कर में। आप देखिए इस समय नगर पालिकाओं के, नगर निगम के जो शहरी क्षेत्र हैं, पूरे पहाड़ से लेकर और देहरादून या हल्द्वानी तक के, उनके पॉलिसीज के ऊपर डिस्कस आपने किसी को सुना कि इसमें क्या पॉलिसी, हम क्या करेंगे, नगरों के लिए क्या करेंगे? पूरी जमीनें, जितने नगरीय क्षेत्र हैं, कस्बाई क्षेत्र हैं, पूरी जमीनें बाहर के लोग औने पौने दामों पे लूट रहे हैं। और उसमें लगभग अधिकांश जो डीलर हैं वो नेता लोग हैं। जो आने वाले समय जिसमें पूरे पहाड़ का, पूरे उत्तराखंड का डेमोग्राफी चेंज हो रही है। मैं इस समय उत्तरकाशी के नौगांव में हूँ, यही मेरा गांव बाकी है। कल मैं देख रहा था कि एक जीआई कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, जो एग्रो कंपनी है, एक्सपोर्ट करती है, उसने यहाँ 4 जगह बड़ी बड़ी जमीनें 30-30 साल के लीज पे ले ली है, औने पौने दामों पर। क्या कोई पॉलिसी नहीं बननी चाहिए? और एक बार अगर इनके हाथों में ये जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास जमीनें चली जाएंगी और 30 साल में तो 3 पीढ़ियां गुजर जाती है, तो मुझे लगता है इस पे किसी का ध्यान है, ऐसे इशूज पे किसी का ध्यान नहीं है। जितने भी आपके 4 धाम यात्रा के जो मेन जगह हैं, सब बाहर के लोगों ने ले ली, पूंजीपतियों ने ले ली है। इससे क्या होगा? ये होने चाहिए इशूज, क्योंकि ये शहरी क्षेत्रों के चुनाव है, निकाय चुनाव है, जो कस्बाई क्षेत्र हैं, जहाँ सीधा इफेक्ट पड़ना है। पहाड़ में आप देखिए कोई इशू, कोई आप सुन रहे हैं इलेक्शन में कि ये कोई इशू है? बिल्कुल। बीच में जो नेशनल, जो आपके आल इधर रोड बन रहे हैं, आने वाले समय में 4 घंटे में, 5 घंटे में यात्रा वापस चल जाएगी। बीच में जो मिड वेज होंगे वो बड़े बड़े होंगे, वो बड़े बड़े पूंजीपतियों के होंगे। लेकिन जो साइड में जो छोटे छोटे होटल हैं, जहां अभी तक यात्री आते हैं, छोटे सड़कों में जाते हैं, टिकते हैं, 2-3 दिन रहते हैं, उसके बाद तो बीच में टिकेंगे, वापस चल जाएंगे। ये इशूज होने चाहिए कि ये भी डेवलप होने के, जो ये आने वाले 4-5 सालों में जो छोटे होटल हैं, जो छोटे कस्बों में, इन होटलों का क्या होगा? इनको डेवलप, कोई इशू ही नहीं है। हर जगह ये है कि जी हमारा पर्चा रद्द हो गया, फलां रद्द हो गया। ये है इशूज जिसमें पहाड़ का डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जिसमें पहाड़ के आने वाले समय में दुर्भाग्य है कि जितना हमारा हिमालय क्षेत्र में जितने राज्य हैं, सबसे ज्यादा पलायन उत्तराखंड से, सबसे ज्यादा। भाई हिमाचल भी पहाड़ी प्रदेश है, नॉर्थ ईस्ट भी पहाड़ी प्रदेश है, तो ये दुर्भाग्य, ये इशूज नहीं उठा रहे हैं कोई। अच्छा, क्षेत्रीय दल बेचारे यूकेडी वाले वो चिल्लाते हैं, लेकिन उनको हमने या जनता ने उनकी कोई सुनता नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो 24 सालों में एक ही इस पे कैसे हम सत्ता में रहें, और उसके बाद जब सत्ता में आते हैं तो कैसे, पहाड़ में क्या है, या खनन है या जमीनें हैं, ठीक है, 2 ही चीजें हैं, और क्या इनकम है। तो शांति प्रसाद भट्ट जी, शांति प्रसाद भट्ट जी, जो विजेंद्र रावत जी ने कहा वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जहां दोनों राजनीतिक दल सीटों के लिए टिकट लड़ रहे हैं, वहां पर क्षेत्रीय दल का इसलिए वैल्यू इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि वो मुद्दे आप उठा रहे हैं जिनके वो जिक्र कर रहे हैं। फिर भी क्या रोल मानते हैं कि जिससे आप जो है जनता के बीच में आकर्षण का केंद्र बने इन दोनों के बीच में? बहुत सही सवाल किया है दिव्या। यही देखने की बात है कि लोकतंत्र, विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, और भारत के ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां बड़ी पार्टियां हैं, और इनका राजनीतिक चरित्र आप देख लीजिए
कि चुनाव रद्द हो रहे हैं इनके, नॉमिनेशन क्यों हो रहे हैं रद्द? यानी कि राजनीतिक स्वार्थ में आकाओं को इतना खुश कर दो कि आका की पट्टी बन जाए और वो अपने अपने गुर्गों को टिकट देने के लिए सारी सीमाएं लांग दे, उसके बाद फिर वो रद्द हो तो हल्ला मचाए। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां दागदार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब लोकतंत्र में जनता के पास केवल एक समय अवसर आता है जब जनता अपने मत का दान करती है और अपने बच्चों का भविष्य, अपने राज्य का भविष्य सुरक्षित करती है। जनता के लिए जो पैसा आता है वो सही जगह पर लगे, उसके लिए ही सरकारें बनाई जाती हैं। अब ये निकाय चुनाव हैं, इन निकाय चुनाव में पिछले 5 वर्ष में दिव्या अगर आप देखेंगे तो गामा जी को क्यों बदला, भाजपा बताने को तैयार नहीं है और अखबार छापने को तैयार नहीं है, क्योंकि अखबार भी बिके हुए हैं। इस समय तो फ्रंट खबर होनी चाहिए थी कि भाजपा ने चेहरा बदल के नए चोर को दिया मौका। क्यों? क्योंकि पिछले वाले पे कार्रवाई नहीं करी, इसका मतलब अगले वाला भी वही होगा। दूसरी बात, स्मार्ट सिटी घोटाले पर इतनी चर्चाएं हुई, अखबार पटे पड़े रहे, अभी चुनाव खत्म हो जाए फिर लग जाएंगे अखबार छापना। हम विपक्ष के नेता हैं, हमारा काम है जनता के बीच में वो तमाम चीजें लेकर आना जिससे उत्तराखंड के घोटाले आम जनमानस के पास निकल कर लेकिन आए। शांति जी, एक सवाल छोटा सा मेरा से आपसे ये है कि यहाँ पर जब किसी भी राजनीतिक दल से पलायन होता है या फिर लोग छोड़ छोड़ के जाते हैं तो या तो बीजेपी वाले कांग्रेस में जाते हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी में जाते हैं, यूकेडी को कोई ऑप्शन क्यों नहीं समझता? कोई एक तो नेता ऐसा होगा जो कहता होगा हम इन पार्टियों से तंग आ चुके हैं, अब हम जनता के लिए काम करना चाहते हैं। आपको लगता है कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके पास आ सकता है, या बहुत एलिवेटेड दर्जा हो गया राजनीति का कि आपकी पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती उन्हें? देखिए, भगत सिंह बनने के लिए, सुभाष चंद्र बनने के लिए, इंद्रमणि बढ़ने के लिए कलेजा चाहिए। चोरों से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो सत्यवादी बने। अगर कोई कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जा रहा है और भाजपा उसे गले लगा रही है तो हम बार बार बोलते हैं चोर चोर मौसेरे भाई, उत्तराखंडियों की आफत आई। अभी इस निकाय चुनाव में अब जनता के हाथ में है, तय जनता ने करना है कि गामा का बेईमानी अगर आपको पसंद है, स्मार्ट सिटी के घोटाले आपको पसंद है, बिजली महंगी, पानी महंगा आपको पसंद है और उत्तराखंड में जाम से आप खुश हैं, तो चुनिए, कहां दिक्कत आ रही है? लुटिए, कहां दिक्कत आ रही है? आपके जनप्रतिनिधित्व को खत्म कर दिया गया इस निकाय चुनाव में। अगर आप इससे खुश हैं तो दीजिए, हमें कहां दिक्कत है। मगर उत्तराखंड क्रांति दल धरती पुत्रों की पार्टी है। हम चुनाव हारे जीते विषय नहीं है, मगर उत्तराखंड के मुद्दों पर लगातार बोल रहे हैं। यही कारण है कि गामा जैसे को बदलना पड़ रहा है। वरना मैं आपसे पूछता हूं दिव्या, अगर भाजपा ईमानदार पार्टी है तो गामा जी पे कार्रवाई क्यों नहीं करी? और अगर वो वाकई ईमानदार हैं तो जो आरोप लगे उस पर मुख्यमंत्री जी आकर क्यों नहीं श्वेत पत्र जारी करते कि ये न्यायिक ईमानदार आदमी है? हमने कहा ये बेईमान है, भाजपा बेईमान है, तो चेहरा बदल दिया। अभी यही हाल आप धामी का सुनेंगे, चुनाव से ठीक पहले फिर चेहरा बदल के। ये जो ठग आते हैं ना गांव में, चेहरे बदल बदल के तरीके लूटने के, ये वर्तमान दौर में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बन चुका है। कांग्रेस इस तरह से 60 साल जीती, आज कांग्रेस की दुर्गति हो गई। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की बी टीम बन के वही चरित्र लेकर जनता के बीच में आ रही है। राष्ट्र के नाम पर जनता धोखा खा रही है, बार बार खा रही है, इसीलिए नौजवानों की नौकरियां भी बिक रही हैं। तो स्मार्ट सिटी के नाम पे घोटाले हो रहे हैं। जाम से जनता परेशान है, मगर दिल्ली 2 घंटे में जाने का ढिंडोरा पीटा जा रहा है, जनता तालियां बजा रही है। महिलाएं अंकिता जैसी स्थिति से परेशान है, राज्य का नौजवान से लेके महिला सब परेशान है। उसके बावजूद यदि भारतीय जनता पार्टी अगर आगे बढ़ रही है तो मान के चलिए पूंजीवाद लोकतंत्र पे हावी है और पूंजीवाद के तहत लोग जनता को दिग्भ्रमित करके वोटों पे डकैती डाल रहे हैं। परिणाम आपके सामने 24 साल में। अभी जो विजेंद्र रावत जी बोल रहे थे कि उत्तराखंड की जो है डेमोग्राफी चेंज हो गई, भाई कैसे हो गई? जब हिमाचल में हिमाचली को जो है गांव के अंदर सुविधा मिल रही वो तो रह रहा, मगर उत्तराखंड के लोगों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा। केदारनाथ बिक गया, बद्रीनाथ बिक गया, यमुनोत्री गंगोत्री के इर्द गिर्द सारे गुजरातियों ने जमीनें खरीद ली। तो आप बताइए रोकेगा कौन? हम अपने विकास के लिए, राज्य को सुरक्षित करने के लिए अपनी सरकार चुन रहे। हमारी सरकार 2-2 हाथों से उत्तराखंड की संपदाओं को लुटवा रही है। तो फिर ऐसे में इन चुनावों में हम जनता से उम्मीद करते हैं कि ईमानदार को आगे बढ़ाई। आपने कहा कि यूकेडी से जुड़ते नहीं, यूकेडी में कौन आएगा? यहाँ पैसा है नहीं, यहाँ विचारिक क्रांति है, संघर्ष है। और आज की डेट में संघर्ष कौन कर रहा?
खा खा के जिनके गले भरे हुए, उन्हें पता है इधर जाएंगे यहाँ जीत जाएंगे, इधर जाएंगे यहाँ जीत जाएंगे। इसीलिए दल बदलू इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में हो रहा है। मगर जनता देख भी रही है, संकेत मिल भी रहे हैं कि एक दिन क्षेत्रीय सोच के साथ लोग खड़े होंगे। और जिस दिन खड़ा होगा, हम बार बार कहते हैं, गुरुकुल नाटसन से बद्रीनाथ की सीमा में रहने वाला एक भी बेईमान सुरक्षित नहीं रहेगा, इसकी गारंटी यूकेडी है। जनता को तय करना है। जिस दिन जनता सत्ता दे देगी, जिन्होंने खाया उल्टी ना करा दिया, तो काहे के राज्य आंदोलनकारी, काहे के क्षेत्रीय दल, काहे की यूकेडी। हमारा चरित्र राष्ट्रीय पार्टियों का चरित्र नहीं है। यही कारण है कि बड़े बड़े पूंजीपति यूकेडी को बदनाम करते हैं, यूकेडी को कमजोर करने के लिए जनता के बीच में दिग्भ्रमित करते हैं। और जिनको हम मीडिया चौथा स्तंभ कहते हैं, वो चुनाव के टाइम पर नहीं, राष्ट्रीय पार्टियों का भोपू बन के जनता को दिग्भ्रमित करते हैं। जनता सोशल मीडिया से देख रही है, समझ रही है, परिवर्तन होगा, ये मेरा विश्वास है। और हमको लूटने वाले ना बख्शे जाएंगे। निकाय चुनाव में देखते हैं जनता क्या निर्णय लेती। ठीक है प्रभा बंदूनी जी, यहाँ पर अगर नॉर्म्स की बात कर लें, एक्ट रूल सब कुछ लागू होता है यहाँ पर। ये तो लोकल बॉडी इलेक्शंस है, जब यहाँ पर इतनी पैनी नज़र रखी जा रही है कि आपकी हर एक चीज़ की स्क्रूटनी हो रही है, तो फिर जो बड़े चुनाव हैं उनमें ये क्राइटेरिया क्यों नहीं अपना जाता? जो शांति प्रसाद भट्ट जी का सवाल था कि आप पार्षद लेवल के तो आप चेक कर रहे हैं, जिन्होंने मेयर पद के लिए टिकट भरा है या फिर जिन्होंने पार्षद पद के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी आप स्क्रूटनी कर रहे हैं। लेकिन जो विधायक बड़े स्तर का नेता है, उनकी आप कुछ स्क्रूटनी नहीं कर रहे हैं। आरोप लगने के बाद भी, ऐसा विपक्ष का आरोप है, आरोप लगने के बाद भी उनकी जांच नहीं होती है और आप लोग कहते रह जाते हैं जांच होगी जांच होगी। तो ये दोगुला रवैया क्यों? देखिए दिव्या जी, ऐसा नहीं होता है कि स्क्रूटनी नहीं होती है या जांच नहीं होती है। हर जहां पर जांच का विषय होता है वो प्रशासनिक अधिकारियों का अपना, मैं कहूंगी, उनका अधिकार होता है। ये चुनाव आयोग के जो अधिकारी होती है वो सब देखते हैं और जहां पर जो त्रुटियां होती है उनको बताई जाती है, दूर भी की जाती है। लेकिन मैं विपक्ष की इस बात को जवाब देना चाहूंगी, जो ये बार बार कह रहे हैं कि ये तो देखिए किसी भी पार्टी का अपना अधिकार है कि वो किसे नेतृत्व दे, किसे मेयर पद दे। अगर भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक युवा चेहरे को अगर लेकर आज आ रही है या हम युवा नेतृत्व चाह रही है, तो इसमें किसी को क्या समस्या है? वो हम देखेंगे ना, वो जनता तय करेगी। वो हमारा अपना अधिकार है कि अब ये जरूरी नहीं है, मैं तो खुद पर्सनली ये चाहती हूँ कि एक ही व्यक्ति को बार बार क्यों आप चुनाव में का अधिकार देंगे? क्या देश में हमारे पास और व्यक्ति नहीं है या पार्टी में और हमारे पास चेहरे नहीं है? गामा जी को क्यों हटाया? अपने आप ही ये दो चीज का जवाब दे दीजिए। गामा जी को क्यों हटाया और धामी जी को क्यों बनाया? हमारे का जवाब दे दीजिए। सौरथ हपलियाल जी मेयर पद के हमारे दो का जवाब दे प्रत्याशी दीजिए। है, वो इतनी स्वच्छ साफ छवि के हैं, एबीवीपी से नहीं कह रहा हूं कि आप क्या कर रहे हो। मेरे दो सवालों का जवाब दे दीजिए। दामी जी चुनाव हारे तो उन्हें मुख्यमंत्री क्यों बनाया? और गामा जी तो बहुत आपके तरफ से ईमानदार थे, तो उनको क्यों हटाया? इस दो का जवाब दे दीजिए। ठीक है, तो ये पार्टी का अपना अधिकार है कि हम किसे दें किसे ना दें। जरूर है आपका अधिकार, आपका अधिकार जरूर है मैडम। लेकिन कई बार हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी में, आप लोग केडर बेस्ड पार्टी हैं और यहाँ पर बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता होंगे जो दशकों से आपकी सेवा कर रहे हैं। लेकिन उन दशकों से सेवा करने वाले कार्यकर्ताओं को भी आप लोगों ने दरकिनार किया है। क्या उनकी बारी नहीं आनी चाहिए? जो कहा जा रहा था कि कांग्रेस से जो आता है उसे तो टिकट आप दे देते, लेकिन अपने बेस केडर को आप लोग मौका नहीं देते, तो फिर कैसी ये दोगलापन आप लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ नहीं कर रहे हैं? देखिए दिव्य दर्शनी जी, हमारी पार्टी में एक अनुशासनित पार्टी है, संगठन से ये पार्टी चलती है। मैंने पहले भी कहा है कि जब अगर कोई दूसरी पार्टी से भी हमारी पार्टी में आता है तो वो उसमें ये पहले ये प्रस्ताव नहीं होता है कि आपको ये दे देंगे। या अगर चुनाव में भी अभी जो नामांकन भरने का अधिकार सबको है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। मैंने हर दावेदार, हर जो मैं कहती हूँ जनप्रतिनिधि, उसकी इच्छाएं होती है कि मुझे भी नेतृत्व करने का मौका मिले। अगर मैं अपने क्षेत्र में काम करता हूँ या कोई भी महिला है, लेकिन अगर उसको टिकट नहीं मिलता है, अगर आज ही मैं अपने क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं और हम ये भावना से काम करें कि अगले चुनाव में मुझे ही मौका मिलेगा, तो ये बहुत गलत बात है। अगर सच्चा जो जनसेवक होगा, जो राजनीति, कोई यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कोई धन कमाने का साधन, एक राजनीति तो अपने में एक समाज सेवा है। तो अब ये तो प्रतिनिधि के ऊपर बात है ना कि अब अगर हमारी पार्टी को ये लगेगा, हमारे संगठन को लगता है कि नहीं, हमें प्रदेश की सेवा करनी है, हमें क्षेत्र की सेवा करनी है, तो ये संगठन का काम है, ये पार्टी का काम है। समाज सेवा की जहां तक आप बात कर रहे हैं, थराली का देवराड़ा भी है मैडम। ये हर पार्टी का अपना अपना एक प्रोटोकॉल होता है कि वो किस आधार पर पार्टी। ठीक है प्रभा बंदूनी जी, आप लोग समाज सेवी हैं, चाहे कोई भी दल है, आप लोग समाज सेवी माना जाएगा। लेकिन थराली का देवराड़ा भी है जहां पर कोई भी प्रत्याशी नहीं खड़ा हुआ, सबने अपना नामांकन वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि वहां के लोग बॉयकॉट करना चाहते थे और
जो जनप्रतिनिधि बनने वाले थे उन्होंने भी उनका साथ दिया है, वो मजबूर हो गए अपना नामांकन वापस लेने के लिए। वो सब समाज सेवा कहा जा सकता है कि आपने बिना किसी लोभ के अपना नामांकन वापस ले लिया। क्या ऐसा और कहीं पर भी हुआ है जहां पर लोगों के कहने पे, क्योंकि वोट बहिष्कार बहुत हुआ है, बहुत गाँव में हुआ है? देखिए दिव्य दर्शनी जी, जब जनता, मैंने यही बोला है कि जो वोट है, ये जो चुनाव हो रहे हैं, ये हमारी, मैं कहूँगी सबसे निम्न स्तर से जहाँ से कहते हैं विकास का कार्य आरंभ होता है, ये वही वाली कड़ी है। तो अगर हम यहाँ से विकास का कार्य अच्छे सुचारू रूप से करेंगे तो विकास का मतलब ये नहीं है कि हमने देश के लेवल पर कर लिया, भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है या प्रदेश में कर लिया। हमारे गाँव, हमारा जो देश है वो गाँव प्रधान, मैं कहूँगी ग्राम प्रधान देश है, तो गाँव के लेवल से ही हमें विकास करना पड़ेगा। लेकिन अब ये हर पार्टी का अपना वो विचार है, हमारी पार्टी की अपनी विचारधारा है कि हम किसको टिकट देते हैं, कहां पे हमें कौन सी विकास लेकर आना है। और जहां तक अभी मुद्दों की बात हो रही थी, अगर पलायन को रोकने का काम किया है तो कौन सी पार्टी ने किया? आज भारतीय जनता पार्टी उसमें कर रही है ना, काम आगे बढ़ रहा है उसमें, उसके लिए सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। अगर गाँव के पहाड़ों के, मैं कहूँगी डेवलपमेंट की बात हो, उसके लिए भी काम किया जा रहा है। अगर रोजगार की बात कर लें, अभी हमने चर्चा करी थी कि अगर उत्तराखंड को एक विकसित राज्य के रूप में आगे बढ़ाना है, उसके लिए भी काम हो रहे हैं। आप ये एक मिनट में ये कह देते हैं कौन से काम हो रहे हैं। तो अगर आज हम काम गिनाने की बात करें तो धामी सरकार के नेतृत्व में तो प्रदेश में ऐसे काम हुए, अभूतपूर्व काम हुए हैं कि जो इससे पहले हम नहीं कह सकते। अच्छा प्रभा बंधुनी जी, आप लोग फिर भूल जाते हैं, आप लोग धामी जी का कार्यकाल याद रखते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि इन 24 सालों में हर 5 साल में सरकार बदली और बीजेपी की सरकारें भी रही है। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री धामी से पहले जो आपके मुख्यमंत्री थे उन्होंने कोई एफर्ट्स नहीं करे इस राज्य के लिए? वो बीजेपी के नेता नहीं थे, वो बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं थे? देखिए, काम हर कार्यकाल में हुआ है दिव्य दर्शनी जी। हम धामी, क्योंकि अभी हमारे पास धामी सरकार है तो हम कह रहे हैं कि उनके कार्यकाल में जो हमारी सरकार है, डबल इंजन सरकार है इस वक्त हमारे देश में। प्रधानमंत्री 10 साल का कार्यकाल हो गया और हमें पता है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का एक विशेष लगाव है उत्तराखंड से। तो आज आप खुद उसको अगर हम कंपैरिजन करें पिछले वर्षों की तुलना में, तो आज उत्तराखंड में जितना निवेश किया जा रहा है, हमारी केंद्र की सरकार है वो उत्तराखंड के लिए कितनी संवेदनशील है, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। तो अगर वो संवेदनशील है, यहाँ विकास होगा, चाहे वो हमारे 4 धाम है, चाहे कनेक्टिविटी हो। अभी हमने ऋषिकेश का देखा था, उन्होंने 1800 करोड़ रुपए दिए हैं वहां के डेवलपमेंट के लिए। तो ये सब किस लिए हो रहा है? तो ये उत्तराखंड राज्य को आगे ले जाने के लिए ये हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैं आपको ये कहूंगी कि उत्तराखंड का विकास होगा निश्चित रूप से, और यहाँ पर कार्य हो रहे हैं जो धरातल पर नजर आ रहे हैं। ये केवल बातें नहीं है, हम खुद देख रहे हैं कि कुछ नई नई योजनाएं आ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। अगर देहरादून की भी बात करें, अगर हम कंपैरिजन पे ही चले जाएं तो पहले आज गांधी पार्क की स्थिति आप देख लीजिए, आप चौड़ीकरण हुआ है, सौंदर्यकरण हुआ है, पार्कों का आप देख लीजिए, डीएवी डीबीएस जो कॉलेजेस है हमारे, अगर आप उनको पहले देखें और आज उनकी जो सड़कें देखिए, क्या उनमें आपको फर्क? बिल्कुल आप ये कह देंगे कि नहीं, ये तो उसी स्थिति में जो आज से 15 साल पहले था। तो जब भी कोई सरकार आती है हमारे, लेकिन ये कि जब हमसे हमारी डबल इंजन की सरकार आई है तब से कार्य बहुत तीव्र गति से आगे बढ़े हैं। उसका कारण ये रहा है कि जो देश का नेतृत्व है वो उत्तराखंड के साथ है। देश में इतने राज्य हैं, और दूसरा ग्राम विकास के लिए तो हमारी मोदी सरकार पहले से ही प्रतिबद्ध है, और साथ साथ हमारी डबल इंजन की सरकार है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अब अगर नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व करने का और भी अच्छा सुदृढ़ मौका मिलेगा तो एक ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और हर जगह इसका विकास का झंडा लहराया जाएगा। ठीक है, संदीप चमोली जी टिकट पे वापस आते हैं। जब प्रभा जी कहती है कि हर पार्टी का अपना अधिकार होता है कि किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना, वही आप लोगों पे भी लागू होता है। लेकिन जो लोग आपकी पार्टी से छोड़ के गए हैं उनका ये कहना था कि हम लोग पहले दर्जा प्राप्त कर चुके हैं, पहले अच्छी पोजीशंस में थे, लेकिन आपके वहाँ नैतिकता नहीं बची, किसी का भी कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं बचा। तो फिर ऐसे में आपको लगता है कि कांग्रेस बहुत टाइम तक अपने कार्यकर्ताओं को मना के रख सकती है, या आगे वो लोग छोड़ के नहीं जाएंगे, इसकी गारंटी भी आप लोग के पास है? दिव्यदर्शनी, कोई भी संगठन किसी भी व्यक्ति सिर्फ संगठन में लेने के लिए नहीं होता। संगठन प्रत्येक व्यक्ति को बराबर सम्मान देता है और उसे अवसर देता है कि वो आगे बढ़े। किसी कारणवश अगर कोई व्यक्ति छूट जाता है, संगठन उसको दोबारा अवसर देता है। लेकिन दिव्यदर्शनी, इस राज्य के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकारें, तत्कालीन सत्ता में बैठी हुई सरकारें, लोगों का नामांकन पत्र जो है खारिज करवाने का काम कर रही है। ये बड़ा साजिशन और कायराना जो हरकत दीदी सुन लीजिए, मैंने आपका पहला इंजन, दूसरा इंजन, तीसरा इंजन, सारे इंजन देख लिए। सारे इंजनों से, आपके इंजनों से प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। जब प्रदेश भू कानून मांग रहा है तो आप लोग यूसीसी थमा रहे हैं,
जब अंकिता की माँ कह रही है सीबीआई जांच कराइए, तो धामी जी कह रहे हैं मैं खुद जांच करूंगा। आराम से प्रभा जब जी, यूके ट्रिपल एससी की प्रभा जी विपक्ष है, प्रभा जी समझिए इस बात को, इन इंजनों ने पागल कर प्रभा दिया जी इस आप ये प्रदेश को। समझिए इस बात को कि वो विपक्ष है, वो अपने आप को डिफेंड करेंगे, वो मुद्दे उठाएंगे। ये आपकी समझदारी दिख रही है। मैं सच बोलूंगा तो आप बीच में बोलेंगी। आप बोल रही थी, मैं सुन रहा था। आप जो भाषण इतना लंबा आपने दिया ना, ये भाषण आपने दिया, इस प्रदेश का युवा थक चुका है। दिव्यदर्शनी, बेरोजगारी में हम पहले नंबर पे, महंगाई में हम पहले नंबर पे, गाँव में पलायन में हम पहले नंबर पे, और ये ट्रिपल इंजन की बात करती है। संदीप जी जोशीमठ, प्रभा जी क्या सिर्फ कांग्रेस के नामांकन पत्र एक मिनट, क्या नामांकन पत्र सिर्फ कांग्रेस के रद्द हुए? मैं एक चीज समझना चाहती हूँ, एक मिनट आपको संदीप जी, मैं समझना आपको पड़ेगा, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि इस प्रदेश में पहली बार ऐसी परिपाटी शुरू हुई है जब परिपाटी के तहत लोगों के नॉमिनेशन दाखिल कराए गए। ठीक है संदीप ये जी, सरकार की कायराना हरकत है। दिव्यदर्शनी, मैं थोड़ा सा समझना लोकतंत्र में- चाहूंगी आपसे। आपने कहा कि ये लोग इसलिए घबराए हुए हैं, इसलिए दयनीय दिव्यदर्शनी, पोजीशन में है क्योंकि दिव्यदर्शनी, उनके पर्चे कौन रद्द घबराया हुए हुआ हैं। है? एक क्या साल तक आपके इनके आपकी द्वारा पार्टी चुनाव के नहीं किसी कराए गए। का पर्चा रद्द नहीं हुआ है? क्या बीजेपी का पर्चा रद्द नहीं हुआ है? दिव्यदर्शनी, देखिए, कौन जो घबराया हुआ? आप ये देखिए, एक जिस दिन साल हम लोग तक इन्होंने नामांकन के लिए नगर गए निगम हुए थे, चुनाव नहीं तो कराए। हमारे प्रत्याशी भी कोर्ट परेशान ने थे, जब वो भी इनको बाहर फटकार आए, लगाई एक तो घंटे अंदर चुनाव करा बैठे, रहे। उनसे भी कौन डॉक्यूमेंट घबराया मांगे हुआ? गए, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम सत्ता पक्ष के हैं, हमारे फॉर्म ले अरे लीजिए। महाराज, हमारे मान सामने जाइए, की बात है, वो आपके शाम तक 3 वहाँ दिनों बैठे से रहे। पागल हो गया ये सारी पक्ष। चलिए, ठीक है। फॉर्मेलिटी पूरी अरे कर प्रभा दी। जी, देखा है, प्रभा जी, आप मैं कंप्लीट जाइए, करने आप दीजिए, मेरे जाइए, पास समय की आप कमी है। जाइए। प्रभा जी, अरे आप घर से बाहर प्रभा जी, निकलिए, प्रभा जी, आपने अपने अगर वक्त में आपको बोला, डर है मैडम कि उनकी आप बात पूरी भी सुन सड़कें लेते तो हैं। खुली आपको है। कोर्ट में जाना चाहिए। आप कैसे मैडम आप जब सोच रहे आप हैं लोग माहौल बोलते हैं, आप बनाने की विपक्ष को कोशिश बोलने कर का रहे हैं कि मौका हमारे देते हैं, नामांकन आप रद्द लोग हो सुनना गए। चाहते हैं, तो आप लोग जब विपक्ष बोलने लगता है आप लोग बोलने नहीं देते। आपका टाइम आ गया मैम, आपने अपना बात कंप्लीट ले लीजिए, मेरे पास समय की कमी है। दिव्यदर्शनी जी, माहौल आप ये देखिए, अरे सुन साजिश लीजिए हमें दीदी, क्या जरूरत अरे पड़ आप रही भी है अकेले साजिश अकेले लगाने आपको की? सुनने के लिए नहीं आए नहीं, चैनल में। आप सुनने हमारी की भी सुन बात नहीं लीजिए। है, आप ये अरे बोल महाराज, रहे हैं मैडम कि विपक्ष साजिश है, लगाने उनको की जो कोशिश लग कर रहा है रहे वो हैं। बोल रहे हैं। साजिश आप लगाने मैं वो की जब बोल आप रहे हैं। बोल रहे हम थे, मैं अपनी आराम बात से कर सुन रहे रहा हैं, था। आप मनगढ़ंत आरोप अब लगा आप रहे हो। मनगढ़ंत आरोप अरे आप ठीक है, सुनेंगे अपनी बात नहीं। पूरी करें संदीप जी। दिव्यदर्शनी, आपको समझना पड़ेगा, प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रदेश में तत्कालीन सरकारों द्वारा लोगों के पर्चे जा जाके दाखिल खारिज करवाए जा रहे हैं। इसका जीता जागता प्रमाण यह है कि इनका एक विधायक देहरादून नगर निगम में हमारे कार्यकर्ताओं ने सिर्फ उनको इसलिए दौड़ा दिया कि वो एक व्यक्ति का पर्चा खारिज करवाने के लिए गए थे। और दिव्यदर्शनी, इसका प्रमाण आपके चैनलों पे चल रहा है, प्रत्येक चैनल पे उस दिन चला कि उमेश शर्मा काव एक हमारे तत्कालीन चंदर रोड से जो रॉबिन त्यागी पर्चा भर रहे थे, उनका पर्चा खारिज कराने के लिए 1 घंटे तक आरओ के पास बैठे रहे। लेकिन आपको अपनी दिव्यदर्शनी, पार्टी की कमी भी माननी पड़ेगी। अल्मोड़ा सीट का मैं जिक्र करूं, वहां पर कांग्रेस से भी बागी हुए, वहां बीजेपी से भी बागी हुए, लेकिन बीजेपी मना ली। बीजेपी के जो बागी हुए थे वो वापस आके कहते हैं हम बीजेपी के साथ है, लेकिन कांग्रेस अपने बागी को नहीं मना पाई, वो अभी भी अगेंस्ट है। तो आपकी भी तो कमी है ना ये। दिव्यदर्शनी, अत्यधिक अभिलाषाओं को लेकर जो भी व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है, उस व्यक्ति को कांग्रेस में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस का नाम समर्पण है, कांग्रेस का नाम त्याग है। कांग्रेस ने इस देश को आजाद कराने का काम किया है। हम वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों से लड़कर, भाजपा की तरह नहीं कि अंग्रेजों के चाटुकार बनके, अंग्रेजों के दलाल बनके, अंग्रेजों के सेवक बनके, मतलब देश को अंग्रेजों के आजाद कराया, अरे धर्म सबने के चिट्ठियां नाम पर देखी, अंग्रेजों के पाकिस्तान बनवा अरे दिया, क्या आजाद अरे करवाया? कांग्रेस अरे प्लीज वापस आ जाइए, उत्तराखंड पे आइए ना प्लीज। भारत पाकिस्तान की बात नहीं करें। हम जो है, अरे महाराज, भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे तो खाना नहीं खाएंगे। कांग्रेस से ये भाजपा का प्रत्येक वक्ता, लेकिन संदीप जी, आपको मानना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम, और उसके बाद अपना कह दिया कांग्रेस त्याग की पार्टी है। रुक जाइए, कांग्रेस त्याग, तपस्या, त्याग की पार्टी है, इसलिए आप ही के कार्यकर्ता आपका त्याग कर देते हैं सर। कांग्रेसियों ने अपना खून इस देश को दिया है। कांग्रेस के लोगों ने खून देकर इस देश को सींचा है। ये अरे मोदी जी इस देश को अपना पैसा इनका सब विदेशी बैंकों में जमा है, सबको अरे पता है। महाराज, आज हमें इस बेच देश चले को- गए थे। ठीक है, और हम उत्तराखंड लोग पे दोबारा वापस आ जाते हैं मैडम। विधानसभा लोकसभा चुनाव उसके लिए काफी हैं, अभी लोकल बॉडीज की चुनाव की बात कर रहे हैं। और संदीप जी, आप लोगों को ये समझना चाहिए कि आप त्याग की पार्टी है, तो आप ही के कार्यकर्ता आपकी पार्टी का त्याग कर देते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना कांग्रेस के लिए हो चुकी है। एक समय में देश की सबसे बड़ी पार्टी है और आज आपके अभिलाषाओं कार्यकर्ता को लेकर जो जितने भी लोग हमारे यहाँ महत्वाकांक्षाएं लेके बैठे हुए थे, वर्तमान समय में भाजपा में महत्वपूर्ण पदों में नहीं है, तो बताइए आप। मैं फाइनल कमेंट की ओर जाऊंगी और विजेंद्र रावत जी बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट आपसे लूंगी। देखिए, मुझे लगता है कि ये आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं और वो चुनाव में होता ही है, लेकिन मुझे लगता है कि स्थानीय निकायों के लिए एक कोई जो राष्ट्रीय पार्टियां, ये अपना एक फॉर्मेट तो करे कि आप
स्थानीय निकाय में जो शहरी क्षेत्र है उनके लिए क्या करने वाले हैं, क्या और कांग्रेस क्या करने वाली है। एक जनरल पूरे पहाड़ में सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, 750 स्कूल बंद हो रहे, तेजी से बंद हो रहे हैं, सारे जो अस्पताल है रेफरल सेंटर बन गए हैं। ठीक है। ये इशूज होने चाहिए, ये इशूज होने चाहिए। फलाने वो बैठे हुए थे, उसका रद्द हुआ, उसका वो तो होना ही है, लेकिन मुझे लगता है कुछ इशूज जनता के सामने ये होने चाहिए कि आप स्थानीय निकाय में क्या करना चाहते हैं। अगर आपने करप्शन हो रहा है तो आपने कितने इशूज पकड़े, आप कोर्ट में जाके आपने क्या किया। फिर भाषणबाजी मुझे लगता है कि ये सब चलने वाला नहीं है और इससे जनता बहुत परेशान है। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी, शॉर्ट पूरा में फाइनल। पलायन हो रहा है, तो ये मुझे लगता है कि इशूज कुछ होने चाहिए कि निकाय चुनाव हैं, सरकारें सोचें कि उत्तराखंड की जनता को कैसे न्याय मिले, सस्ती बिजली मिले, पानी फ्री मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, सड़कों का जो है जाल सही तरीके से बिछे ताकि जाम ना लगे। यदि केवल इन मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकार सही काम करे तो उत्तराखंड में सरकार किसी की भी हो, जय जयकार हो। मगर चोर और सिर्फ भ्रष्टाचार, बेईमानी अगर ये मानसिकता से सत्ताओं में आ रहे हैं तो उसका चरित्र आपने देख ही लिया है कि अपने अपने चेलों को गलत तरीके से टिकट दिलाकर आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे, उनके नॉमिनेशन रद्द हो गए तो सिर फुटबल हो गई। ये चरित्र ठीक नहीं है, जनता देख रही है। संदीप चमोली जी, बहुत शॉर्ट में। दिव्यदर्शनी, पहले तो निकाय चुनाव को देरी से कराना, फिर सत्ता का प्रयोग कर कर इस राज्य में गला घोटना, इसका जीता तरह प्रमाण मंगलौर आपके सामने, हरबटपुर आपके सामने, अन्य जगह भाजपा के लोग निकायों में जो है चुनाव न लड़ने कारण, डर के कारण जो है कांग्रेस के प्रत्याशियों का पर्चा जो है खारिज कराने का काम कर रहा है। इस प्रदेश में वर्तमान समय में आप ये निश्चित मानिए आने वाले निकाय चुनाव में इस प्रदेश की जनता कांग्रेस को अपना समर्थन देने का काम करेगी और जो डरे हुए लोग हैं, जो लोकतंत्र की हत्या इस प्रदेश में कर रहे हैं, इन लोगों को जवाब देने का काम इस उत्तराखंड प्रदेश की जनता करेगी। प्रभा जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। जी दिव्या जी, मैं यही कहूंगी विपक्ष चाहे जितना भी झूठ और भ्रम फैला ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है केवल विकास। अब हम जनता के बीच में जब भी जाते हैं विकास पर ही आधारित ही हमारा एजेंडा होता है और हम यही कहते हैं काम करेंगे और हमने धरातल पर काम करके दिखाया भी है। और जो जो हमारा चुनावी वादा रहता है, चाहे वो प्रदेश के चुनाव हो तब हो या केंद्र के चुनाव हो, उन्हीं पर हम उनको पार्टी में सत्ता में आने के बाद हम पूरा करते हैं। वैसे ही हमारे जो नगर निगम में जो जो हमारे चुनावी वादे होंगे हम उनको आते पूरा करेंगे। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण विजयी होगी चुनाव में और विपक्ष को कितनी भी वो गंदी राजनीति करेगा उसको इसका कोई फायदा मिलने वाला ठीक है, है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज हमने चर्चा की कि निकाय चुनाव में स्क्रूटनी हो चुकी है, नामांकन वापसी का आखिरी दिन भी हो चुका है और यहाँ पर कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके नामांकन रद्द हुए हैं, जिससे विपक्ष आहत है। विपक्ष कह रहा है ये साजिश की जा रही है, नामांकन पर्चे जो रद्द किए जा रहे हैं वो साजिश के तहत किए जा रहे हैं। अब देखना ही होगा कि इसके बाद चुनाव क्या मोड़ लेता है, लेकिन अब वक्त राजनीतिक दलों के पास है कि जनता के बीच में जाए, उनके मुद्दे उठाए ताकि आने वाले वक्त पर जनता उन पर भरोसा कर सके और सही निर्णय ले सके। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये पहाड़ ही नहीं हमारी पहचान भी है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।